नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक खास संदेश के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं। दरअसल आपका जो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है वह 26 मई को प्रस्तावित है। तो अगर यहां से देखें तो तकरीबन 80 से 85 दिन का समय अब बच जाएगा, यानी कि मोटे तौर पे कहें तो 3 महीना से कम समय आपके पास बचता है। आपने अपनी पूरी तैयारी कर भी ली होगी और अभी आपको लग रहा होगा कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल सही है। लेकिन इस समय अब जब कम समय रह गया है तब हमारे लिए यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि हम विषयवार इस बात को समझ लें कि कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं टॉपिक्स हो सकते हैं जहां पे थोड़ा सा अधिक पढ़ के जाना चाहिए, जहां पर प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं, आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वह इंडियन पॉलिटी का होने वाला है। तो इंडियन पॉलिटी में हम देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है कि आपके लिए जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भाग हो सकते हैं उन सभी को लेकर के आया हूं और विगत वर्षों में यूपीएससी उस भाग से क्या प्रश्न पूछी है, कितना प्रश्न पूछी है, कितने मार्क्स का रहा है, इन सभी चीजों पर हम जरा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर जैसे कि देख लीजिए, यहां पर आपको पाठ्यक्रम बताया गया है कि टॉपिक सभी बता दिए गए हैं और यहां पर दे दिया गया है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी रही है, आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर फिर मैं आ जाऊंगा कि एक एक टॉपिक को थोड़ा सा सब टॉपिक में हम देख लेंगे, थोड़ा सा विस्तार करके मैं आपको बता दूंगा कि यहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था एक इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो कितने प्रश्न आए हैं और उसमें सब टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो वहां जाकर के कौन सा पोर्शन हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। साथ ही मैं साथ साथ यह भी बताता चलूंगा कि करंट अफेयर्स अगर पढ़ना है तो किस किस टॉपिक में करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता है। तो पूरी तरह से आप समझ लीजिए, कुछ देर आप मेरे साथ बने रहिए। यहां पर आप देख रहे हैं टोटल यहां पर 25 टॉपिक्स में लेकर के आया हूं, यानी कि इंडियन पॉलिटी पूरी तरह से कवर कर लिया गया है यहां पर। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स भी पता चल जाएगा कि कहां कहां से पढ़ना है। यहां से शुरुआत करते हैं, उससे पहले बता दूं कि ये जो पूरा पीडीएफ है यह आपको उपलब्ध हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब पीडीएफ कहां पर उपलब्ध होगा, तो इसके लिए आपको संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, लिंक को चटकाइए, सीधा पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ पूरी तरह से निःशुल्क आपको मिल जाएगा। तो यहां जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन लगता है तो आप उसे नोट कर लीजिए, अन्यथा आप इसे इन बातों को समझिए और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं पाठ्यक्रम को लेकर के और टॉपिक जैसे कि यहां पर बताया गया है। सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। उससे जो है विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी संख्या देखेंगे तो 2 है यहां पर, और संवैधानिक विकास को लेकर के बात करेंगे तो 2 प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह संरचना है, उद्देशिका है। देखिए उद्देशिका का महत्व तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है प्रेमल का, और इससे 4 प्रश्न पूछा गया है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करेंगे तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि इससे प्रश्न काफी कम आए हैं। ठीक है, नागरिकता जो है चर्चा में रहा है। आप जानते हैं यहां पर सीएए, हाल ही में गृह मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा। तो यहां पर सिटीजनशिप जो है यह चर्चा में रहने वाला है और इससे एक प्रश्न पूछा गया है और इस बार उम्मीद की जा सकती है कि यहां से प्रश्न आ सकता है और खास करके सीएए से प्रश्न आएगा। तो हम अंदर चल के देखेंगे, अभी टॉपिक को जब हम विस्तार से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या इसमें और ज्यादा जरूरत है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरत जो हो जाता है वह यहां से मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो ये 3 टॉपिक जो हैं आपको एक साथ पढ़ना होता है और यहां से देखिए तो यहां से प्रश्न भी अच्छे खासे आए हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो 4 प्रश्न आया हुआ है, डीपीएसपी की बात करेंगे तो 14 प्रश्न आया हुआ है और फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो 22 प्रश्न आया हुआ है। तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। संविधान के संशोधन की बात की जाएगी। देखिए यहां पर 3 प्रश्न पूछा गया है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, घूम फिर करके यूपीएससी ये पहुंचती है संविधान संशोधन को लेकर के और आर्टिकल 368 के इर्द गिर्द प्रश्न रहता है। तो आर्टिकल 368 को आपको सही से समझ लेना पड़ेगा। आपको यहां पर साधारण बहुमत की अवधारणा क्या है उसे समझना पड़ेगा, विशेष बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत किन परिस्थितियों में लागू होती है, ये सब चीजें जो है यहां पर संविधान संशोधन में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। संसदीय
प्रणाली की जो बात की जाती है, इससे 6 प्रश्न आए हैं, इसे भी पढ़ने की जरूरत है। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वह है संघीय विधायिका को लेकर के। पिछले वर्षों के अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक इंडियन पॉलिटी में यदि फंडामेंटल राइट्स को लेते हैं और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ देखते हैं संघीय विधायिका को, तो इससे तकरीबन 42 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि यहां पर देखिए नोट किया गया भी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम उसके सब टॉपिक में आपको बताएंगे भी। संघ की कार्यपालिका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 25 प्रश्न आए हैं। इसके अलावा यहां पर जुडिशियरी पर नजर डालिए, न्यायपालिका पर 15 प्रश्न आया है। तो ये 3 सेगमेंट आपको साथ में पढ़ना है, यानी कि संघीय विधायिका की बात, विधायिका के बाद कार्यपालिका को पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव को, और उसके बाद आपको जुडिशियरी पढ़ना है, और इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र जो है, इससे कम प्रश्न आते रहे हैं, लेकिन आपको इसे भी देखना है, खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस बार जो है वह इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, यह चुनाव का साल है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पर आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। फेडरल सिस्टम से प्रश्न आए हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या जो है वह कम है। केंद्र राज्य संबंध से भी प्रश्न आए हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम है। फिर से लेकिन कहूंगा इलेक्शन होने वाला है, इस पोर्शन पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। निर्वाचन जो यहां पर इलेक्शन की बात की गई है, चूंकि चुनावी साल ही है, यह महत्वपूर्ण पोर्शन होने वाला है इस साल के लिए। आपातकालीन प्रावधान से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपातकालीन प्रावधान की जो बात है तो वह प्रेसिडेंट की शक्तियों से अगर आप देखेंगे तो वहां से ज्यादा प्रश्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यह पोर्शन काफी महत्वपूर्ण होता है, पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, यह महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या बातें शामिल की गई थी यह आपको देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक एवं संविधानेतर संस्थाएं जो है, 13 प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए इसकी प्रकृति जो है बहुत फैक्चुअल होता है, आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अवधारणात्मक प्रश्न इससे संबंधित यूपीएससी नहीं पूछती है, कुछ फैक्ट को शामिल करते हुए, और साथ ही क्या होता है करंट अफेयर जो आप कहते रहते हैं ना, तो ये संस्थाएं जो चर्चा में रहती है तो उसके आधार पर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि व्यवहारिक समझ की आवश्यकता यहां पर है, तो इसको भी देख लेना है। राजभाषा, अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और राष्ट्रीय प्रतीक, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इससे 4 प्रश्न भी आए हैं। और अनुसूची और अनुच्छेद को तो नहीं छोड़ सकते, इसमें एक पोर्शन भाग भी आप जोड़ लीजिए। पार्ट, संविधान में कितने पार्ट है आप जानते हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूची है, और महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद रहने वाला है उस पर आपको चर्चा कर लेना। 8 प्रश्न इस पे आए हैं। तो यूपीएससी जो है डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगी कि अनुच्छेद ये किस काम के लिए है या ऐसा, इस तरह के डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रश्न आपसे यूपीएससी नहीं करने वाली है। फिर यूपीएससी करेगी कैसे, अनुच्छेद का उपयोग कैसे करती है या अनुसूची का, देखने 8 प्रश्न है। तो यूपीएससी कर क्या सकती है, जितने भी टॉपिक अभी तक हमने ये सब चर्चा किया है, यूपीएससी करेगी क्या कि वहां पर आपको जोड़ देगी। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स ही है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो एक विकल्प में आपको अनुच्छेद वहां पर डाल देगी यूपीएससी, ठीक है। यदि आपको पता है तभी आप उसका सही जवाब कर पाएंगे। आप पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो यूपीएससी ने अपना ठीक ठाक पैटर्न चेंज कर लिया है, प्रश्नों की संख्या नहीं बदली है, एग्जाम का स्वरूप नहीं बदला है। फिर बदला क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं पैटर्न चेंज किया यूपीएससी ने, क्योंकि यूपीएससी ने प्रश्नों की प्रकृति में पैटर्न चेंज कर लिया है, और उसमें यूपीएससी प्रश्न पे अब ज्यादा काम नहीं कर रही है, यूपीएससी प्रश्न के विकल्प पे ज्यादा काम कर रही है। जो ऑप्शनल आपको दिया जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, उस ऑप्शन पे ज्यादा काम किया जा रहा है। और इसीलिए यहां पर यूपीएससी की प्रकृति यह हो गई है कि अब अवधारणात्मक समझ तो होनी ही चाहिए, साथ ही आपके पास तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों में देखा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं अनुसूची हो गया, भाग हो गया या अनुच्छेद हो गया, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और पॉलिटी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप बिना अनुच्छेद के तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। तो यह मामला क्लियर हो गया कि कहां से कितने प्रश्न आए हैं। चलिए अब जरा विस्तार से इन सब चीजों को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहला टॉपिक जो हमने चर्चा किया था, देखिए यहां पहला टॉपिक था भी हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन पोर्शन को हम देख रहे थे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय को देखते हैं, इसके सब टॉपिक में देखते हैं कि क्या ज्यादा जरूरी हो सकता है। 2 प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 4 मार्क्स का ये रहा है, ठीक है। तो वेटेज बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जरा यहां पर देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो
है आपकी अवधारणात्मक समझ को विकसित करने के लिए ये चैप्टर होता है। इसका नाम ही है परिचय। तो इसके बिना तो आगे नहीं चल सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि देखिए यहां पर संविधान को लेकर के चर्चा की गई है, तो संविधान के विकास का जो क्रम हो जाता है यहां पर प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं डीपीएसपी, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, डीपीएसपी तो पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से हमने लिया। आप जानते हैं कि हमने आयरलैंड के संविधान से इसे लिया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकता है कि आपातकालीन उपबंध हमने कहां से लिया, संघीय प्रणाली की व्यवस्था हमने कहां से ली, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव या शक्तियां या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चर्चा कि हमने किस संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से, यहां पर यह विकास क्रम में आ जाता है इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है। और यहां पर इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपके लिए जरूरी नहीं होगा। फिर ये जो पोर्शन है सरकार के अंग, सरकार के अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहां से प्रश्न पूछा जाता ही है। मैंने पहले भी कहा था आपको, संघीय विधायिका से जो है 42 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, और संघीय विधायिका के बाद संघ की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो 25 प्रश्न आया है, और वही न्यायपालिका से जो है वह 15 प्रश्न आया है। और न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसके अलावा लोक अदालत वगैरह जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी का खास जो है तवज्जो इन चीजों को दिया जाता है। मैं आगे जब आपको न्यायपालिका बताऊंगा तो विस्तार से बता दूंगा। तो इस पोर्शन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी फिर यहां पर आपको इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, समय कम है, तो महत्वपूर्ण चीजें जो है उस पर एक नजर ज्यादा डालिए, उस पर ज्यादा गौर कीजिए। बाकी तो ओवरऑल आपने पढ़ ही लिया होगा और आपको पूरा करके जाना ही है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती है, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इस बात को तो एकदम नोट कर लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें जो है उस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा जोर दे देते हैं जब कम समय रहता है। तो संवैधानिक विकास की जब बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। देखिए केवल 2 प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें तो है, लेकिन अगर कंपनी के शासन की तहत देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जब क्राउन का शासन होता है, आप जानते हैं 1858 से 1947 तक का पीरियड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं वह है भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह भारत शासन अधिनियम 1935, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज को आपको पढ़ना है, एक टॉपिक को है वह कैबिनेट मिशन प्लान, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। ये 2-3 पोर्शन ही यहां पर ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो इस जगह पर देखेंगे तो संविधान सभा की मांग की बात की गई है, संविधान सभा का गठन, कार्यपालिका, चुनौतियां, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जरूरत है। ये सब मेंस में कई बार पूछा जाता है या जोड़ करके करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है, तो वहां पर कुछ फैक्ट आ सकता है। चलिए अब संरचना की बात करते हैं। 4 प्रश्न यहां से विगत वर्षों में पूछा गया है, 8 मार्क्स का। भारतीय संविधान का विशेषता, अब ये सब चीजें आपसे यहां पर नहीं पूछा जाएगा। कई बार आप देखेंगे मेंस का जो प्रश्न होता है उसमें ये आता है, और उसमें भी यूपीएससी खुद ही ये स्टेटमेंट डाल देती है कि भारत की संविधान जो है लिखित संविधान है, काफी विशाल संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, इन सब चीजों को लेकर के पूछा जाता है, ठीक है। यहां पर संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव, ये सब भी मेंस में आप देखेंगे ज्यादातर पूछा जाता है। यहां जो न्यायपालिका की जब हम चर्चा करेंगे तब जाकर के इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यायपालिका आपके लिए। हाँ, यहां पर आपको कुछ चीजें देखना पड़ेगा। जो समाजवादी राज्य की अवधारणा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था और पंथ निरपेक्ष की बात, क्योंकि ये चीजें जो है वह प्रस्तावना से जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। प्रस्तावना में इसकी चर्चा की गई है। तो आप जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष है या समाजवादी बात है, ये सब जो है संविधान में संशोधन करके, प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़ा गया था, इसलिए यूपीएससी की नजर यहां रह सकता है। मौलिक अधिकार तो हमें देखना ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है देखना ही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो बात है वह इसी में शामिल हो जाएगा डीपीएसपी में। आपातकालीन प्रावधान आपको देखना है। उसके बाद जो बहुत जरूरी हो जाता है वह है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया कि ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको आपको देखना है, क्योंकि संविधान का बहुत सारा चीज जो है यहां से लिया गया। कहा भी जाता है, भारतीय संविधान पे आरोप लगते रहता है कि ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या है, नकल किया गया है, कॉपी किया गया है, इसको भी देखना है आपको। अब चलिए यहां से देखते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना को लेकर के बात करते हैं। प्रस्तावना क्या है, संविधान का निचोड़ है। यदि कोई व्यक्ति भारी भरकम कानूनी दस्तावेज जो हमारा संविधान है उसे ना भी पढ़े, ठीक है, लेकिन वह भारत के प्रस्ताव
प्रस्तावना को पढ़ ले, उसे सही से समझ ले, तो वह समझ जाएगा कि भारत की जो संविधान है वह क्या कहना चाहती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से भारत का जो स्वरूप है, जब प्रस्तावना में स्वरूप की चर्चा की गई है तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई है। एक गणराज्य होगा जिसमें समाजवादी व्यवस्था होगी, पंथनिरपेक्ष हुआ होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यह इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसमें यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फेमस केसेस हैं इसको लेकर के, वहां से आपसे पूछा जा सकता है। यही से आपको फिर निकाल देगा, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेगा, बेसिक स्ट्रक्चर पूछेगा, फिर केशवानंद भारती केस पे पहुंच जाएगा। उसके आप जानते हैं कि केशवानंद भारती केस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से लगातार चर्चा में रहता है। तो यहीं से करंट अफेयर जुट गया। करंट अफेयर से अलग से कुछ नहीं होता है, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वहीं से जाकर के जुड़ता है। उसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर नजर है, तो उस प्रश्न का आप समाधान ढूंढ ले जाएंगे। अलग से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, संविधान का उद्देश्य जो है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और संविधान के उद्देश्य की जब बात करेंगे तो हम जस्टिस की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। और संविधान के प्रस्तावना में ही न्याय को रखा गया है, न्याय की अवधारणा की बात की गई है और नागरिकों को 3 तरह के न्याय देने की बात की गई है। 3 तरह के न्याय में क्या बात की गई है कि एक जो है हम सोशल जस्टिस देंगे व्यक्ति को, जो भी नागरिक है। उसके बाद उनको हम आप कह सकते हैं आर्थिक न्याय देंगे, और आर्थिक न्याय देने के बाद हम उन्हें राजनीतिक न्याय भी देंगे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये यहां पर जरूरी हो जाएगा आपके लिए। स्वतंत्रता, समानता, जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर उसके अलावा देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए बहुत जरूरत हो उद्देशिका और प्रस्तावना के चैप्टर से। तो आगे बढ़ते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं माना जाता है प्रीलिम्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक नजर इस पर डालें। क्यों डालें मैं कह रहा हूं, यहां पर देखिए एक चीज है, नए राज्यों की स्थापना की बात की गई है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियों की बात की गई है और प्रक्रिया कहा गया है। अब यह चर्चा में क्यों आ गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा चर्चा में रहता है। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को क्या होता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाता है और 35A को खत्म कर दिया जाता है भारतीय संसद के द्वारा। इसके अलावा क्या होता है, J&K जो रहता है जिसमें लद्दाख भी शामिल रहता है, इसको सबसे पहले 2 सेपरेट स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और दोनों ही स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया जाता है, यूनियन टेरिटरी, जिसमें जम्मू कश्मीर को कहा जाता है कि इसमें असेंबली होगा और लद्दाख वाला जो पोर्शन है उसमें असेंबली नहीं होगा। अब यहां लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप जानते हैं लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है और मांग क्या है उनकी कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। तो कुछ मांग किया जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि यूपीएससी थोड़ा पीछे पहुंच जाएगी और यहां पर प्रोटेस्ट नहीं पूछेगी यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी ये नहीं पूछेगी लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, यूपीएससी पूछेगी कि 6वीं अनुसूची क्या। अब आप कहेंगे 6वीं अनुसूची तो करंट अफेयर्स नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, चूंकि लद्दाख चर्चा में है और इनकी मांग ही है 6वीं अनुसूची में शामिल करना, तो इसीलिए ये चर्चा में हो जाएगा। आपको फिर यूपीएससी यहां पूछ देगी कि पुनर्गठन की बात की जाएगी कि शक्ति क्या है, प्रक्रिया क्या है, संसद की क्या शक्ति। आप कहेंगे ये तो करंट अफेयर्स में नहीं था। बिल्कुल था, क्योंकि आपको स्टैटिक्स से जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। फॉरवर्ड, डायरेक्ट फॉरवर्ड आप उसकी इच्छा जो है ना करें। फिर देशी रियासतों का एकीकरण, ये सब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगा। मौलिक संविधान में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण, ये सब बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां अगर आप चाहें तो राज्य पुनर्गठन आयोग को थोड़ा सा देख लें और उसमें धर आयोग और फजल अली आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके आने की जो संभावना है वह बेहद ही कम है। तो 2-3 पोर्शन वहां पर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नागरिकता की जब बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे, एक ही प्रश्न आया है, यानी कि 2 मार्क्स का पूछा गया है इससे पहले। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस बार मेरा अपना मन ये कह रहा है कि इस बार इसकी संभावना अधिक है। एक प्रश्न यहां से कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है, CAA की बात की गई है, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हाल ही में कई चुनावी रैलियों में और लोकसभा के अंदर भी उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही CAA को लागू करा लेंगे। और अभी तो हाल ही में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है CAA लागू हो जाएगा। इस स्थिति में यूपीएससी के लिए
सबसे फेवरेट जोन होने वाला है। तो यूपीएससी नागरिकता को लेकर के बहुत ना पूछे, संभव है कि अगर उसे बिल्कुल होगा कि करंट अफेयर्स एक आपसे पूछ करके आपका मन खुश कर दे तो सीए पूछ लेगी। इसमें पूछ लेगी कि किस देश के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है, आधार क्या है, क्या क्या इसमें संशोधन की आवश्यकता है, ये सब पूछ ले। या फिर जो यूपीएससी है, जैसा कि अपने प्रकृति में है भी, वो थोड़ी सी निष्ठुर संस्था है, बहुत दयालु नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते यूपीएससी के लिए दयालु, तो वो आपसे सीए नहीं पूछेगी, आपसे बहुत ज्यादा आसान आपके लिए नहीं करेगी। फिर आपसे नागरिकता से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन हो सकता है वहां से जाके प्रश्न करेगी। इसीलिए आपके पास इस बार जो है सीए पढ़ना पड़ेगा और आपके पास जो है स्टैटिक पोर्शन की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो है जिस तरह से कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, इसके तहत जो है क्या क्या विदेशियों के लिए क्या है, विदेशी नागरिक होते हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से उसका त्याग कर सकते हैं, इन सब चीजों पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी बहुत ज्यादा जो है वह आपके लिए जरूरी नहीं है। यहां पर देख सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वह है मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स, जो है यूपीएससी के लिए मोस्ट फेवरेट है। ये संस्था जो है अगर पॉलिटी से संबंधित प्रश्न बनाती है तो सोते जागते उठते बैठते जो प्रश्न बनाने वाले लोग होते हैं वो मूल अधिकार के बारे में नहीं भूलते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को अगर आप देखेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे। यूपीएससी हर बार फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आ जाती है प्रश्न में, और पता है विगत वर्षों में फंडामेंटल राइट्स से कितने प्रश्न किए गए हैं? टोटल 22 प्रश्न किए गए हैं। आप जरा सोच सकते हैं प्रश्नों की संख्या को लेकर के। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। और जब मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसके साथ साथ ही डीपीएसपी को पढ़िए, क्योंकि संविधान का भाग 3 ये है। ठीक है, संविधान का भाग 4 जो है डीपीएसपी है। और एक चीज मैं साथ में कहता हूं कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज के को भी पढ़ लीजिए, और वह है ये 4 क में ये है। ठीक है, 51A में। तो ये तीनों चारों पोर्शन आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम बनेगा नहीं। ठीक है, अब चलिए यहां पर चलते हैं हम मूल अधिकार की। जैसे मैं बात कर रहा था, तो मूल अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं जरा सा उसको पढ़ के जाइए। इसके अलावा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 की जो बात की गई है, संविधान संशोधन की जो बात की जाती है, यह आपके लिए जरूरी हो जाएगा। थोड़ा सा उलझाव भी रहता है, लेकिन इसको सही से क्लियर करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हालांकि इसमें सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अधिकार देखेंगे, जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसको 6 भाग में बांट दिया गया। आप पढ़ते भी आए तो 6 भाग को पढ़ लीजिए बिना किसी आपके मन में संदेह हुए। इन सभी चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए, कुछ भी आप इसमें नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से संबंधित मेरा तो यही कहना है कि इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, और आपको ये पूरी तरह से तैयार करके जाना चाहिए। देखिए, तैयारी में आपको ये भी करना होगा कि इसके संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां आप चूक नहीं सकते हैं। इसके अलावा और कहां से कहां तक आपको करना अनुच्छेद में, तो 12 से लेकर के 35 तक है ना। ये भाग 3 की बात की गई है संविधान के, लेकिन यहां के अलावा भी 36 से 51 जो है आपका डीपीएसपी है, तो इसे भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसको भी तैयार करना है। और 51A जो है आपका वह है फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसे भी तैयार करना पड़ेगा। यानी कि आप समझ लीजिए 12 से लेकर के 51A तक ये वो आर्टिकल हैं जो आपके जुबान पे होने चाहिए। आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझ होनी चाहिए। एक एक अनुच्छेद का आप पोस्टमार्टम करना जानते हो। कोई भी अवधारणात्मक प्रश्न पूछा जाए आप उसको कर ले जाएं। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय बता दूं क्या कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए आप यूपीएससी का। यूपीएससी पूरी तरह से हिंट देते रहती है कि किस तरह के प्रश्न यहां से करने वाली है। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन जो है, फिर से मैं कहूंगा, यहां पर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, इसको पूरी तरह से आपको करके जाना है। इसके अलावा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज करना है तो पूरा का पूरा ही करना है, इसमें कुछ अलग से मैं नहीं बताने जा रहा हूं। अब यहां पर संविधान के संशोधन की बात करते हैं। 3 प्रश्न यहां से पूछा गया है संविधान संशोधन को लेकर के। मैंने पहले भी कहा कि 368 ये जो आर्टिकल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा बहुत इस पर नजर डाल लीजिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा प्रश्न इस क्षेत्र से नहीं पूछे जाते हैं। अब यहां चलते हैं संसदीय प्रणाली की बात करते हैं। देखिए 6 प्रश्न पूछा गया है। ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत छोटा है, इसका देखेंगे आप भाग बहुत कम है इसमें, तो आप चाहें तो इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि छोटे से टॉपिक से
देखेंगे तो 6 प्रश्न पूछ लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कम पढ़ करके यदि 1-2 मार्क्स आ जाता है एक्स्ट्रा, तो आपका जो क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वह अधिक बढ़ जाएगा, यानी कि कम मेहनत में आप ज्यादा चीज हासिल कर लेंगे। तो इसको नहीं छोड़िएगा। उसके बाद यहां पर चलते हैं, यहां से असल खेल शुरू होता है। यूपीएससी का जो मन कहते हैं ना, जहां लगा हुआ है वो यही है। संघीय विधायिका को लेकर के बात की जाती है, यूनियन लेजिस्लेटिव को लेकर के। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेटिव से 42 प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। सबसे इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है। अब देखिए यहां पर संसद की बात की गई है ना। अब संसद की बात की गई है तो यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों, ये प्रेसिडेंट भी इसके अंग है, कई बार लोग भूल जाते हैं। अब इस तीनों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी ने एक शब्द दे दिया संसद, लेकिन आपको इस तीनों के बारे में पूरी जानकारी। और अभी आप जानते हैं राज्यसभा की जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा तो राज्यसभा के जानते हैं कि 3 राज्य के 15 राज्यसभा सीटों पर अभी इलेक्शन होना था, हुआ भी इलेक्शन है, जिसमें हिमाचल को लेकर के देखने काफी हाई तौबा मचा हुआ है। एक शब्द काफी चर्चा में आ गया, क्रॉस वोटिंग। अब आप कहेंगे यूपीएससी ने आपसे क्रॉस वोटिंग पर प्रश्न कर लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे पूरी तरह से करंट अफेयर्स पूछ लिया यूपीएससी ने। नहीं, यूपीएससी ने आपसे स्टैटिक ही पूछा था। यूपीएससी ने आपसे पूछा था, पहले से राज्यसभा पूछ रही है, क्रॉस वोटिंग आप जानते हैं इन चीजों को। इसीलिए देखिए करंट अफेयर्स अलग से नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको स्टैटिक को मजबूत करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए राज्यसभा, लोकसभा पूछा गया है, संसद के सदस्यों की अर्हताएं निहरताएं है, स्थान का रिक्त होना है। कोई भी टॉपिक मैं ये कह नहीं सकता कि यहां से आपको छोड़ने की जरूरत है। राष्ट्रपति का चाहे अभिभाषण हो, बजट सत्र अभी खत्म हुआ है तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के जाना चाहिए। उसके बाद जो विधायी प्रक्रिया है, संयुक्त बैठक आप छोड़ ही नहीं सकते, संसदीय कार्यवाही आपको देखना ही पड़ेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं ना। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का चर्चा नहीं किया गया है, आपने देखा होगा क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसको आपको फिर से अच्छे से तैयार करके जाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो था बजट सरकार ने पेश किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने कौन सा बजट पेश किया है, अंतरिम बजट इस सरकार का, ठीक है। तो इसीलिए ये बजट वाले पोर्शन थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको पूरी तरह से तैयार करके जाइएगा। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विधायिका के बाद, वह है संघ की कार्यपालिका को लेकर के, द यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। और इससे भी देखेंगे तो 25 प्रश्न आया है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। इसमें भी वही सारी बातें हैं संघ की कार्यपालिका को लेकर के। भारत का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। इसके संबंध में जितनी बातें हैं सब पढ़ ले जाइए, अध्यादेश वगैरह जितना सब कुछ है सब पढ़िए यहां पर, इसमें कुछ भी छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना है कि जब आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कोशिश कीजिएगा कि आप राज्यपाल से संबंधित जो उपबंध हैं उसे भी पढ़ लीजिएगा साथ साथ में, खास करके अनुच्छेद वगैरह को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्षमादान देने की शक्ति वगैरह जो है, इन चीजों पर थोड़ा सा नजर बना के रखना है, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी और राज्यपाल के संदर्भ में भी, क्योंकि वहां गलतियां होने के चांसेस होता है। इसी तरह जब आप पीएम के बारे में पढ़े तो आप सीएम के बारे में पढ़ ले, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी होगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत प्रश्न नहीं आते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। यहां पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भारत का राष्ट्रपति को लेकर के ज्यादा है और राज्यपाल से संबंधित चीजें पढ़ लेना है। राज्य सरकार से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, हालांकि 7 प्रश्न है, चूंकि चुनावी साल है इसीलिए संभव है कि यहां से प्रश्न आ जाए। और ये जो पद है ना, ये राज्यपाल का पद, यही से ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक से आता है। राज्यपाल का पद हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। अभी बंगाल का संदेश खाली वाला आप मुद्दा जान रहे हैं, कहा जा रहा है महिलाओं का वहां पर बड़े लेवल पर यौन उत्पीड़न हुआ है और राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। तो राज्यपाल की भूमिका इस स्थिति में फिर से बढ़ जाता है। वहां पर क्रॉस वोटिंग हुआ हिमाचल में, वहां भी राज्यपाल की भूमिका बढ़ गई है। जहां भी सरकार गिरेगी उठेगी, बिहार में आप देख लीजिए, है ना, महागठबंधन इधर उधर हो गया, वहां भी राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाएगी। तो राज्यपाल क्या है, केंद्र के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए यह जो पद है वो काफी विवादों में भी बना रहता है। और जहां विवाद होता है वहीं कोने में चुपचाप यूपीएससी खड़ा होता है, देख रहा होता है सारा चीज, वहीं से प्रश्न पूछ लेता है। तो सिर्फ विवादों को आप इंटरटेन मत कीजिए खुद को, विवाद देख करके आप यूपीएससी भर्ती हैं वहां से प्रश्न निकाल लीजिए। ये पद आपके लिए चर्चा में रहने वाला है, यहां से आपके लिए प्रश्न आ सकता है ज्यादातर। इसके अलावा यहां पर विधानसभा से प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन विधानसभा में अगर आपको देखना है तो मुझसे पूछेंगे तो मैं ये दल बदल के आधार पर निहरता की जो बात की गई है, चूंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ विधायक हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
उसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो विधान परिषद की चर्चा की गई है। अब मैं विधान परिषद ढूंढ के क्यों निकाला हूं आपके लिए, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि आप जानते हैं भारत के सभी स्टेट में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 स्टेट है जहां पर विधान परिषद हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि 3 राज्यों में अभी राज्यसभा का चुनाव था 15 सीट के लिए, और इसमें क्रॉस वोटिंग भी हुआ है। और ये 3 राज्य कौन से हैं, क्यों मैं विधान परिषद बता रहा हूं, ध्यान देना है आपको। ये यूपी में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था और हिमाचल प्रदेश में हुआ था, यही 3 स्टेट था। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर विधान परिषद नहीं है। 6 स्टेट विधान परिषद है, जिसमें यूपी बिहार है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। लेकिन 2 स्टेट यहां पर देखिए, कर्नाटका मैंने कहा विधान परिषद है और यूपी में विधान परिषद है, और यहां दोनों ही जगह पर राज्यसभा का चुनाव था। अब राज्यसभा चुनाव से संबंधित यहां पर विधान परिषद का रोल हो जाता है, यही चीजें समझना है। अब यहां से पूछ देगी यूपीएससी विधान परिषद पे, आप कहेंगे बताइए बिल्कुल चर्चा में नहीं था, करंट से कुछ पूछा ही नहीं। विधान परिषद अगर यूपीएससी इस बार पूछती है तो इसका मतलब है करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे बताइए कैसी बात कर रहे हैं, देखिए अभी समझ लीजिए, इस दोनों ही जगहों पर विधान परिषद है। राज्यसभा का चुनाव हुआ, मैं बस उदाहरण के तौर पर इसको आप बता देता हूं। राज्यसभा के चुनाव में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मत कौन देते हैं, जो राज्य के विधान मंडल के कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। और निर्वाचित सदस्य कौन होता है, विधायक वगैरह जो हो गए, निर्वाचित सदस्य कहा गया। यहां पर मनोनीत की चर्चा नहीं किया गया। और 2 स्टेट, वैसे तो 6 स्टेट है भारत में, 2 स्टेट यहां है जो कि विधानसभा के अलावा विधान परिषद को भी अपने पास रखते हैं, और विधान परिषद इनके पास है, लेकिन इसके सदस्य जो है राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दे रहे हैं। यही यहां पर ट्विस्ट था। तो विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। 2 स्टेट जहां पर विधान परिषद था, यहां पर वोटिंग हुई, इसीलिए विधान परिषद चर्चा में रहेगा। इसलिए आपको यह पढ़ के जाना चाहिए। और जब विधान परिषद आप पढ़ेंगे तो क्यों ना थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया जाए, वरिष्ठों का सदन, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ना है इसमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है इसका, ठीक है, अगर राज्य सरकार के लिहाज से देखेंगे तो। संघ राज्य क्षेत्र से एक ही प्रश्न पूछा गया है, यहां बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना इस बार भी नहीं दिखता है। हालांकि एक बात कहूं तो चूंकि इलेक्शन का ये ईयर है, ठीक है, तो संभव है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक नजर इसे देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो जरूरी अनुच्छेद है बस वहां नजर डाल लेंगे तो बाकी इससे संबंधित जो भी प्रश्न यदि आपसे कुछ पूछा जाता है तो वह अवधारणात्मक प्रश्न होगा, व्यवहारिक प्रश्न होगा, उतनी समझ आपको होगी। अब यहां पर जुडिशियरी की बात करते हैं। और जुडिशियरी जैसे मैंने कहा, विधायिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। इस तीनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। जब भी विधायिका पढ़ें, कार्यपालिका भी पढ़ें और न्यायपालिका पढ़ें, तीनों को एक साथ। इसीलिए तरह फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ें तो डीपीएसपी को भी पढ़ लें और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लें, तो साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको लिए आसान हो जाएगा समझना भी। जुडिशियरी की बात करेंगे, इसमें सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका की संरचना में उच्चतम न्यायालय की जो बात की गई, सुप्रीम कोर्ट को, इसको लेकर के पढ़िएगा। यहां पर न्यायिक पूर्वावलोकन ज्यादा ही चर्चा में रह रहा है, पीआईएल ज्यादा ही चर्चा में चल रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको पढ़ते रहना होगा। देखिए ये जो पोर्शन है यहां पर अधीनस्थ न्यायालय से लेकर के अधिकरण तक, ये बताया गया ना, अधीनस्थ न्यायालय, लोक अदालत, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, अधिकरण, ये सबसे फेवरेट जोन होता है इस पोर्शन में यूपीएससी का। यूपीएससी का पता नहीं क्यों इन चीजों पर मन मचलता है, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि यदि आपको त्वरित न्याय देना है और न्याय को आम जन तक सुलभ होकर के पहुंचाना है तो किसी भी शासन व्यवस्था को इन चीजों को आपको अपने शासन प्रणाली में शामिल करना पड़ेगा। जुडिशियरी में इसको शामिल करते हैं तो केसों का जो भंडार लगा है वह भी कम हो जाएगा। इसके लिए लोक अदालत, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालय की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसको मजबूत करने के लिए। और यूपीएससी ये बात समझती है, इसीलिए यूपीएससी का दिल जो है यहां जाके अटक गया है पॉलिटी में। तो ये पोर्शन आपको पढ़ना होगा। 15 प्रश्न पूछे गए 30 नंबर के, प्रीवियस ईयर पलट के देखिए तो बहुत जरूरी ये हो जाएगा। उसके बाद संघात्मक व्यवस्था से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार भी बहुत ज्यादा प्रश्न आने की संभावना इससे नहीं है, बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये बहुत छोटा टॉपिक है फेडरल सिस्टम, और छोटे टॉपिक से मान लीजिए पढ़ करके एक प्रश्न भी आ जाता है, एक प्रश्न काफी होता है, तो आपके लिए तो काम बन जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि इसे आप थोड़ा सा पढ़ करके जाइएगा, यहां से अवधारणात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसकी ज्यादा संभावना है। ये जो है केंद्र राज्य संबंध, देखिए इससे 2 ही प्रश्न पूछा गया है विगत वर्षों में, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहां पर ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों मैं
मैं कह रहा हूं चूंकि इलेक्शन का ईयर है, इसीलिए आप केंद्र राज्य संबंध को थोड़ा सा पढ़ करके जाइए। केंद्र एवं राज्यों की जो विधायी संबंध है उसको थोड़ा सा देखिए, सूचियों की व्याख्या को लेकर के जो बात की गई है उसको देखिए, ठीक है। और केंद्र राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध है, जरा यहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अखिल भारतीय सेवाएं को लेकर के आपको बात करने की जरूरत है, और आपातकाल में प्रशासनिक संबंध क्या रह जाते हैं ये थोड़ा सा देखना है, यही ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध को लेकर के जहां पर आजकल जहां भी आपको राज्यों के संबंध में वित्तीय संबंध पढ़ने को मिले, एकदम सबसे पहले पढ़ लीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि साउथ इंडिया के कुछ लीडर ने इसको आधार मानते हुए अलग देश की मांग कर दी कि साउथ के 5 स्टेट को अलग देशी बना दीजिए। और क्यों कहा? उन्होंने कहा कि आरोप उनका है, चाहे कर्नाटक का देखेंगे, तमिलनाडु का देखेंगे, उनका आरोप है कि भारत सरकार को हम 5 राज्य अधिक कर देते हैं लेकिन हमें बजट में कम मिलता है, ठीक है। और ये जनसंख्या के आधार पर चूंकि फाइनेंस कमीशन कर रही है, ठीक है, उसका परसेंटेज है, इसीलिए वित्त आयोग पर लगातार आरोप लगाया है 16 फाइनेंस कमीशन को लेकर के। तो 16 फाइनेंस कमीशन की अवधि की घोषणा कर दी गई है कि कब से कब तक रहेगा, 15 फाइनेंस कमीशन की अवधि कब खत्म हो रहा है, और साथ ही 14 फाइनेंस कमीशन भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहां पर 14 से जो काम शुरू हुआ था वो 16 तक, मतलब 16 फाइनेंस कमीशन तक जाकर के खत्म होगा। तो ये तीनों ही फाइनेंस कमीशन आपके लिए जरूरी होने वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर एक चीज और दिख रहा है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी की बात की गई है, इसको तो बिल्कुल ही पढ़ लेना है, कहीं से छोड़ना नहीं। यानी कि देखिए बजट का ये है, तो बजट पढ़ लीजिए, वित्त आयोग पढ़ लीजिए, जीएसटी पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए पैसा कौड़ी से चीजें पूछेगा यूपीएससी तो यही 2-3 टॉपिक से एक प्रश्न बना लेगा आपसे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, अनुच्छेद भी इसका पढ़ के जाना है और अवधारणात्मक समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ध्यान से इसको थोड़ा देख लेना है, क्योंकि चर्चा में रहा है, लगातार ये चर्चा में रह रहा है वित्त आयोग, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और यूपीएससी क्या करती है ना कि कई सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देती है। अब अगर वित्त आयोग से कुछ पूछ ले तो यूपीएससी के लिए क्या होगा कि एक आर्टिकल डाल के या कुछ विकल्प के साथ थोड़ा सा घुमा फिरा करके पॉलिटी का भी क्वेश्चन बना सकती है, और यही बजट वगैरह थोड़ा सा जोड़ दिया तो वित्त आयोग से कुछ और एक प्रश्न बना लिया तो इकोनॉमी का भी प्रश्न बना सकती है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि इकोनॉमी का प्रश्न है या पॉलिटी का प्रश्न है। जैसे ही कैंडिडेट ये कंफ्यूज होता है यूपीएससी कहती है यही प्रश्न बनाते हैं। तो इसलिए नेचर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को एकदम सही से समझ लेना है, पोस्टमार्टम कर लेंगे सब कुछ जानकारी हो जाएगी। वित्त आयोग पढ़ के जाना है। बाकी यहां पर बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत जरूरी है, ये 2-3 आयोग पढ़ लेना चाहिए। हालांकि आपको इसकी जानकारी होगा ही, प्रशासनिक सेवा आयोग, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, तो ये आपके लिए है। हाँ, एक चीज जो मैं कहूंगा आपको पढ़ना चाहिए, चूंकि नदी जल विवाद अधिनियम को लेकर के बातें की गई है। नदी जल विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। आप जानते हैं कर्नाटक को लेकर के, वहां केरल का हालत और तमिलनाडु का, तो कावेरी नदी जल को लेकर के काफी विवाद बना हुआ है। और यहां पर भी यमुना का पानी छोड़ने को लेकर के आपने देखा होगा हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार में चर्चा, ये विवाद चल रहा था। तो यहां पर नदी जल विवाद अधिनियम जो है 1956, उसके अलावा यहां पर जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बिल 2019 और नदी बोध अधिनियम 1956, ये तीनों ही पढ़ लीजिएगा। यहां पर एक साथ इन तीनों को पढ़ना है। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये जो है क्षेत्रीय परिषदों को जरा देखिए, और क्षेत्रीय परिषद देखते हुए आपको पूर्वोत्तर परिषद भी देखना है। आप चाहें तो अंतर्राज्यीय परिषद भी देख सकते हैं। क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो है और लद्दाख है, वहां पर लगातार इन चीजों को चल रहा है, लेकर के डिमांड चल रहा है कि कुछ क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का कहना है कि हमारे अमुक अमुक और डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों को आप छठी अनुसूची में डाल दीजिए, और लद्दाख का तो पूरा कहना है कि हमें आप छठी अनुसूची में डालिए। तो यहां पर इन सब चीजों को लेकर के क्षेत्रीय परिषद वगैरह अब चर्चा में हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना। निर्वाचन, इस बार देखिए निर्वाचन से 5 प्रश्न पूछा गया है, छोटा सा टॉपिक है, 5 प्रश्न पूछा गया है, 10 मार्क्स का है। इस बार तो बहुत जरूरी मैं इसे कहूंगा आपके लिए इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का साल ही है। और यहां पर अगर यहां से प्रश्न आता है तो निर्वाचन आयोग से आएगा कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, ठीक है, और किस तरह से कंट्रोल करती है। अनुच्छेद इससे संबंधित आपके लिए जरूरी है। संविधान के किस जो है अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, संविधान के किस भाग में इसकी चर्चा की गई है, ये सब चीजें जो है निर्वाचन आयोग के संबंध में आपको पढ़ लेना है। बाकी बहुत ज्यादा चीजें इससे आपको पूछने की उम्मीद नहीं है। आपातकालीन प्रावधान, अब आपातकालीन प्रावधान थोड़ा सा देखिए, इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है,
बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि बंगाल का जो संदेश खाली वाला मामला चला है, लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो इस परिस्थिति में ये चीजें जो है अब चर्चा में रह सकता है। यूपीएससी हो सकता है चीज सोच ले, जो आप ना सोचे वो यूपीएससी सोचती है, तो थोड़ा सा पढ़ ही लेना है। राष्ट्रीय आपातकाल में 2 अनुच्छेद जो है इसके बारे में पूरी तरह से तैयार हो जाइए, और फिर यहां पर राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल जो कहते हैं अनुच्छेद 356, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। वित्तीय आपातकाल के बारे में बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है, और ये अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है, संविधान जब से हमने अडॉप्ट किया है। तो इसके बारे में अगर पूछता भी है तो ये अनुच्छेद ही डायरेक्ट पूछेगा, और पूछेगा कि क्या कभी लागू वगैरह हुआ है, तो आप बता दीजिएगा कि नहीं भाई नहीं हुआ, इतना ही पूछेगा, ज्यादा पूछने की इसमें चेष्टा भी यूपीएससी नहीं करता और आएगा भी नहीं। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना, ये बहुत ज्यादा मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में पूछने की जरूरत नहीं है। यहां से ज्यादा पूछा जा सकता है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, छोटा टॉपिक है तो छोड़ने में भलाई नहीं है, ठीक है। जहां पर भी छोटा टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न आ जाए वहां से तो अच्छा है, कम पढ़ करके मार्क्स मिल जाएगा। पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं, बिल्कुल ठहर जाइए इस टॉपिक पर आकर के, ये जो है यूपीएससी का सबसे फेवरेट जोन है। देखिए, संविधान संशोधन होता है 2 बार, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, और साल रहता है 1992। 1992 में ये दोनों काम किया जाता है, और इसे आप इसको जब भी पढ़ें आप डीपीएसपी को जोड़ करके पढ़ें, चूंकि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा की बात की गई है वहां से जाकर के ये दोनों संशोधन जुड़ता है, पंचायती राज डीपीएसपी में इन सब चीजों की चर्चा है। तो मैं इसको कहूंगा कि कुछ भी मत छोड़िएगा इस टॉपिक से। आप कहेंगे इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, नहीं, बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। 10 प्रश्न यहां से विगत वर्षों में पूछा गया है, 73वां संविधान संशोधन को पूरी तरह से, और उसके साथ पंचायती राज को, नगर पालिकाएं यानी कि 74वां संविधान संशोधन को पूरी तरह से देख लीजिए। और यहां पर एक जो है सहकारी समितियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरह से तैयार कर लेना है। इतना मामला समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर संवैधानिक एवं संविधानेतर संस्थाएं, 13 प्रश्न पूछा गया है। और देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर ज्यादा चीजें जो है यूपीएससी आपसे अवधारणात्मक चीजें नहीं पूछने वाली है, फैक्ट रहता है, तथ्य आधारित प्रश्न रहते हैं, कुछ बातें ध्यान रखनी है और एकदम मार्क्स लेकर के आ जाना है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इस बार मैंने कहा इलेक्शन है, विभिन्न संस्थाएं हैं जिस पर लगातार चर्चा चला है पिछले 1-1.5 सालों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि पहला ही देखिए, कैग को लेकर के कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो सबसे पहले ये तो बहुत ज्यादा जरूरत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को छोड़ नहीं सकते हैं। यूपीएससी अपने बारे में नहीं पूछती है, यूपीएससी खुद की प्रशंसा करने से बचती है, इस मामले में बड़ी प्यारी संस्था है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग को कम भी पढ़ेंगे चलेगा, अनुच्छेद देख लीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चर्चा में हो सकता है। आप कहेंगे ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप करंट अफेयर्स की बात करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसीलिए, वही संदेश खाली में जो महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि मास लेवल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, यहां पर चर्चा में आएगा। इसके अलावा कहीं पर राष्ट्रीय महिला आयोग होगा, देखिए यहां पर है, तो महिला आयोग के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इन दोनों चीजों के, राज्य मानवाधिकार आयोग भी पढ़ लीजिएगा, ये आपको जरूरी होगा। केंद्रीय सूचना आयोग, और सूचना आयोग के साथ राज्य सूचना आयोग भी पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और विधि आयोग भी पढ़ लीजिएगा, विधि आयोग भी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल और लोकायुक्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, आप जान रहे हैं कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ये लगातार आजकल धरपकड़ कर रही है, और इन संस्थाओं पे कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं विपक्ष के द्वारा, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में सबसे पहले देखना है कि ये आर्टिकल किस अनुच्छेद में बात किया गया है, इसका कार्य क्या है, ठीक है, और इसकी शक्तियां क्या है। इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा देख लेना है, बाकी बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, राजभाषा, अनुसूची व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक से यूपीएससी बहुत नहीं पूछती है, राजभाषा से यूपीएससी बहुत तो नहीं पूछेगी, यूपीएससी का बहुत मन मचलेगा तो जाकर के 8वीं अनुसूची पर टिक जाएगा उसका मन। 8वीं अनुसूची से आपसे पूछ सकती है कि 8वीं अनुसूची में, चूंकि आप जानते हैं ना कि 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई है, तो यहां पर थोड़ा सा तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके अनुच्छेद वगैरह को थोड़ा सा देख लेना है। त्रिभाषा सूत्र चर्चा में आ सकता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें इसकी बात की गई है, तो ये चर्चा में होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां क्या है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन,
ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, झारखंड के जो वनवासी हैं, जनजातीय समुदाय हैं, या फिर आप जानते हैं महाराष्ट्र में हैं, कर्नाटक में हैं, गुजरात में हैं, यहाँ लगातार तरह तरह के जो हैं मांग चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रतीक बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो एक बार देख लीजिएगा, आपका मन करे। यहाँ पर देख लीजिए अनुसूची और अनुच्छेद। ये जो अनुसूची, अनुच्छेद और फिर मैंने कहा संविधान का एक भाग भी जोड़ लीजिए। 22 भाग है, 12 अनुसूची है और महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद लगे। तो अनुच्छेद कभी अलग से पूछेगी यूपीएससी क्या? इसकी संभावना बहुत कम है। 8 प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अनुच्छेद अलग से नहीं पूछा जाएगा। जो भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, उससे जोड़ करके एक अनुच्छेद आपसे पूछ दिया जाएगा। नागरिकता की बात की जाएगी, पूछ दिया जाएगा वहां पे कि कहां से कहां अनुच्छेद में क्या किस बात की चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट्स पूछा जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी, एक अनुच्छेद वहां पर जोड़ देगा। समता के अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ देगा। तो यहां पर इस तरह से ये अनुच्छेद जोड़ता है यूपीएससी। फिर देखना है कि क्या डायरेक्ट अनुसूची की बात करेगी, विकल्प में डाल देगा कि ये बातें हैं, 4 लाइन पूछ दिया ये बातें हैं, एक विकल्प डाल दिया कि क्या ये इस अनुसूची में कहा गया है। एकदम आराम से पूछ देगा, आपको लगेगा अरे सारी बातें सही है और उस अनुच्छेद में वो बात नहीं कहा जाएगा अनुसूची में, आप गलत कर लेंगे। तो ये चीजें आपके पास जानकारी होना चाहिए। 12 अनुसूची है, तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा यदि आप ध्यान दे करके जाएंगे तो जितने चीजों मैंने बताया है, ये बातें आज हमारे बीच और आपके बीच हुई है, ठीक है। और इन चीज़ों पर यदि आप पूरी तरह से तैयार करके जाते हैं, समय कम है, ठीक है, पूरी तरह से आपने तैयारी कर ही ली होगी और ये तैयारी आपकी थोड़ी और धारदार हो जाएगी अगर रिवीजन थोड़ा कर देते हैं। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाया गया है उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता की संभावनाएं जो है वह बढ़ जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी को आगामी प्रारंभिक परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। पुरजोर तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।